नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कल कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कल कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर प्रदेश में 146 हो गई है। देवभूमि में अब तक 51 कोरोना मरीज मिले हैं। कल 24 नए मामले सामने आए हैं उत्तराखंड से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड में अगर कोरोना मरीजों की कुल तादाद की बात करें तो 146 हो गई है। देहरादून में अब तक 51 कोरोना मरीज मिले हैं। राजधानी में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। रिकवरी परसेंटेज पहले हमारा 65 था, वो घटकर 40 आ गया है। हमारे 3 जिले टिहरी, चमोली और बागेश्वर ये नए जिले थे जो इफेक्ट हो गए हैं। इस प्रकार जो एक आकलन हम लोग कर रहे थे कि जो हमारे प्रवासी भाई आएंगे तो उनके कारण इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी और वो परिस्थिति हमें सामने नजर आई है। तो रवि केंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रवि, ये जो 24 नए मामले आए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है इन लोगों से जुड़ी? क्या ये प्रवासी हैं या फिर स्थानीय निवासी हैं? जी रवि, आवाज मिल पा रही है आपको? तो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड में 146 कोरोना के मरीज हो गए हैं। कल एक दिन में 24 नए मामले सामने आए हैं। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, ये जो 24 नए मामले सामने आए हैं, इन मरीजों के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये प्रवासी हैं या फिर स्थानीय निवासी हैं? जी देखिए, इसमें से जो है 5 से 6 लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रवासी नहीं है, लेकिन प्रवासियों के संपर्क में आए हैं और अधिकतर जो है प्रवासी ही है जो वापस लौटे थे। और खासतौर पर अगर उत्तराखंड में हम बात करें तो मुंबई और ज्यादातर हरियाणा, इन जगहों से जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये रेड जोन है या फिर जो हाई रिस्क एरिया है, वहाँ से तमाम जितने भी लोग आ रहे हैं उन लोगों में ही ज्यादा जो है पॉजिटिव सैंपल पाए जा रहे हैं। अब जिस तरीके से संख्या लगातार बढ़ रही है, एक ही दिन में अगर हम कल की बात करें तो 24 जो है एक साथ केस आए हैं उत्तराखंड में। तो अब एक तो जो बॉर्डर्स पर जो सैंपलिंग की जा रही है उस पर एक माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि आप जो है बॉर्डर पर सैंपलिंग तो करेंगे ही, लेकिन जो रेड जोन और जो हाई रिस्क एरिया से जो लोग आ रहे हैं उनको बॉर्डर पर ही संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका सैंपल नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि जो बॉर्डर है वहां पर कैसे संस्थागत क्वारंटीन करेंगे, क्योंकि इस तरीके की अभी कोई व्यवस्थाएं है नहीं। तो अब संस्थागत क्वारंटीन भी करना है और इसके साथ ही साथ प्रत्येक लोगों के सैंपल भी लेने हैं। और वो जो लोग हैं जो रेड जोन और हाई रिस्क एरिया से वापस आ रहे हैं उन लोगों को तभी उनके जिलों में या घरों भेजा जाएगा जब उनके सैंपल नेगेटिव आ जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में 146 कोरोना के मरीज हो गए हैं। कल 24 मरीज एक दिन में सामने आए हैं। राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा 51 मरीज हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं उत्तरकाशी से। ये बड़ी खबर आ रही है जहां कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। तो उत्तरकाशी में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। बड़ी खबर, मुंबई से उत्तरकाशी पहुंचे थे तीनों मरीज। उत्तरकाशी में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 8 हो गई है। तो 3 नए मामले सामने आए हैं। ये तीनों मरीज मुंबई से उत्तरकाशी पहुंचे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार प्रदेश में अलग अलग जिलों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तरकाशी भी उनमें से एक है। 3 नए मरीज मिले हैं उत्तरकाशी में। ये तीनों मरीज वो हैं जो मुंबई से उत्तरकाशी लौटे थे और अब जिले में कुल संख्या 8 हो गई है कोरोना मरीजों की। मुंबई से उत्तरकाशी पहुंचे थे ये तीनों मरीज।
एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। यह खबर भी उत्तरकाशी से है, जहां क्वारंटीन सेंटर में आपस में लोग भिड़ गए हैं। 4 लोगों में जमकर मारपीट हुई है। क्वारंटीन सेंटर में यह मारपीट हुई है। उत्तरकाशी से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो उत्तरकाशी में 4 लोगों में क्वारंटीन सेंटर में मारपीट हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से। तो एक तरफ जहां जिले में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, वहीं क्वारंटीन सेंटर में 4 लोगों की में मारपीट भी हुई है। दिग्बीर सिंह बिष्ट हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दिग्बीर, क्या कुछ अपडेट है इस खबर में? जी आपको बता दूं कि बाहर से आए हुए प्रवासी हैं, ये क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं, जगह जगह के लोग हैं। उसके बाद जिस तरह से जो मीडिया से जानकारी मिली है आज ताजा सुबह से, ये ग्रामीण क्वारंटीन कर दिए गए थे। क्वारंटीन अलग क्षेत्रों से आए हुए व्यक्ति हैं, उनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और लड़ाई झगड़े के बाद ये मामला पुलिस तक पहुंच पाया। तो पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ 2-3 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया हुआ है। जी दिग्बीर, क्यों मारपीट हुई, क्यों झगड़ा हुआ, इस बात की कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी आपको बता दूं कि जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर, जैसे एक गांव में कुछ लोगों को के लिए रहने के लिए व्यवस्थाएं की गई, तो अलग अलग क्षेत्र से, कोई मुंबई से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई गुजरात से है। तो इस तरह से इनके आपस में तालमेल न होने से इनके आपस में झगड़े बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो पहाड़ में एक बार कोरोना का जो तेजी से तादाद बढ़ रही है, तो काफी परेशानी सबब हो रहा है। आज जो ताजा मामला आपको बता दूं, लगभग 8 जो पॉजिटिव मामले आ चुके हैं और 8 जो कि 3 जो मामले आए हैं वो सीधे मुंबई से आए हैं। मुंबई के 3 प्रवासी थे और इनमें कोरोना पॉजिटिव हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिग्बीर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोटद्वार का रुख करते हैं। कोटद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई है। कोटद्वार में चलती कार में अचानक आग लगी है। जहरी खाल डिग्री कॉलेज के पास कार में आग लगी है। हालांकि राहत की बात यह रही कि ड्राइवर ने कूदकर जान बचा ली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर कार किस तरह से आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। कोटद्वार की ये तस्वीरें हैं, जहां चलती कार में अचानक आग लगी। हालांकि राहत की बात यह रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। जहरी खाल डिग्री कॉलेज के पास इस कार में आग लगी। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। बागेश्वर का रुख करते हैं। बागेश्वर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। तो बागेश्वर में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बागेश्वर लौटे थे ये सभी मरीज। और बागेश्वर में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 6 हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागेश्वर में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली से बागेश्वर लौटे थे ये सभी मरीज। जिले में कुल मरीजों की तादाद 6 हो गई है। बागेश्वर से बड़ी खबर। हिमांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, कितनी परेशानी की बात है जिले में और कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे जोड़ने की बागेश्वर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के 4 नए मरीज। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, 4 और नए मरीज मिले हैं, कितनी परेशानी की बात है ये प्रशासन के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से एक दिन बाद ये 4 एक साथ कोरोना मरीज पाए गए हैं, जो कल रात 8 बजे का हेल्थ बुलेटिन देहरादून के द्वारा जारी किया गया था, उसके बाद जिले में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि लगातार जो प्रवासी आ रहे हैं बाहरी राज्यों से, अब मुसीबत बनते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। हालांकि इन सभी लोगों को फैसिलिटी सेंटर्स में क्वारंटाइन किया गया था एहतियात के तौर पे। इनका कोई कम्युनिटी स्प्रेड नहीं बताया जा रहा। हालांकि फिर भी एहतियात के तौर पे इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुट गया है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन, और ये कहीं ना कहीं सिरदर्द बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग जिले में 15,000 से ऊपर प्रवासी अब तक आ गए हैं लॉकडाउन के बाद से, और इस बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें खौफ भी के जद में है जो जनपद वासी है, कि लगातार जो आंकड़े अब जनपद में 6 हो चुके हैं, तो इससे कहीं ना कहीं चिंता और दिक्कतें बढ़ती जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ है। इसके अलावा एक्साइज फीस माफ करने के फैसले पर भी सहमति बनी है। कैबिनेट में कुल 15 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें से 14 बिंदुओं पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। बैठक में कोविड-19 के चलते पैदा हुई स्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। पंचायतों को दिए जाएंगे 75 करोड़ रुपए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। शहरी निकाय को दिए जाएंगे 278 करोड़ रुपए। चकबंदी नियमावली 2020 को मंजूरी मिली है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक के ये अहम फैसले हैं। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना को लागू किया गया है। कुल 14 फैसलों पर मुहर लगी है। वाहन परमिट नवीनीकरण के लिए राहत दी गई है। रोड टैक्स में 3 महीने की छूट मिलेगी। पानी पर टैक्स घटाकर 9% किया गया है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी छूट दी जाएगी। ऑटो रिक्शा चालकों को 1,000 रुपए मिलेंगे। पर्यटन औद्योगिक इकाइयों से जुड़े लोगों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। होम स्टे योजना में अप्रैल से जून तक लोन के ब्याज पर छूट दी गई है। आबकारी होटल, रेस्टोरेंट, बार शुल्क में 3 महीने की छूट। सूचना अधिकारी के पद पर हिंदी विषय की अनिवार्यता खत्म की गई है। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट के अहम फैसले हम आपको बता रहे हैं। पर्यटन उद्योग, इसमें जो हर बार हम पानी में बिल बढ़ाते थे वो 15% था, जिसमें हमारे व्यवसायी जितने भी हैं, व्यवसायिक में हम 15% बढ़ाते थे। इस बार हम उसको 9% बढ़ाएंगे, मतलब उसको 6% छूट देंगे। जो जितने व्यावसायिक गतिविधि थी पर्यटन योजना के अंतर्गत, जितने भी थे, चाहे वो होटल थे, मॉल थे, या रेस्टोरेंट थे, ढाबे थे, दुकान थी, या इस प्रकार के कोई गेस्ट हाउस थे, ये जो थे, इनके हर साल जो वृद्धि होती थी वो 15% होती थी। इस बार 6% की छूट दी गई है। राज्य में जो स्टॉक का नुकसान हुआ है, या जो स्टॉक इस प्रकार का, क्योंकि उन्होंने उसका टैक्स तो पूरा दिया हुआ था, लेकिन इस प्रकार से ये एक हमने पिछले कैबिनेट में कहा था कि इस प्रकार के आंकड़े भी आप लाइए, तो ऐसी लगभग 54 दुकानों पे बताया कि ऐसा हुआ है, जो जितना उन्होंने उठाया था 22 तारीख में, 20 तारीख में, और उस बार लॉकडाउन होने के बाद वो दुकान में रहना चाहिए था, वो नहीं मिला। 54 ऐसी दुकानें बताई थी जिन पर कहा है कि आगे जांच होकर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में 1 जुलाई से महाविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग जल्द बैठक के बाद इस पर फैसला लेगा। सभी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए करीब 80% सिलेबस पूरा हो चुका है। इस लिहाज से 7 जून तक सभी कॉलेजों का सिलेबस पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 1 जुलाई से सभी कॉलेजों में परीक्षा आयोजित की जाएंगी, जो 1 महीने में पूरी करनी होंगी, और 1 अगस्त से सभी कॉलेजों में शिक्षण कक्षाएं शुरू की जाएंगी, जिसके बाद 1 सितंबर से नए एडमिशन भी शुरू होंगे। हमारी जो शासकीय उच्च शिक्षण संस्थाएं, कॉलेजेस वगैरह हैं, उसमें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू लगभग हमारा 80% सिलेबस पूर्ण हो चुका है, और ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार 7 जून तक ये सिलेबस कंप्लीट करना है सभी टीचर्स को। और उसके पश्चात संभवतः अगर यही सामान्य परिस्थिति रही और परिस्थितियों में कोई मैसिव चेंज नहीं हुआ, तो 1 जुलाई से ये बन रहा है कि हम एग्जाम कराएंगे। कोरोना को लेकर देहरादून नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इस दौरान कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में फैसला लिया गया कि प्रवासियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी पार्षदों को दी गई है। क्वारंटीन नियमों की अनदेखी पर भी नजर रखने की जिम्मेदारी पार्षदों की है। मीटिंग में निगम क्षेत्र में किए जाने वाले कामों को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक विशेष तौर से ये फोकस की थी कि नगर निगम की आय कैसे बढ़े, ताकि शहर में नगर निगम के माध्यम से सफाई भी चुस्त दुरुस्त हो सके, लाइटों की व्यवस्था ठीक हो सके
इसके लिए आज हमने अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और इसमें सभी के सुझाव आए हैं कि हमें एंट्री टैक्स जो है निगम की तरफ से लेने चाहिए, इससे हमारे आय के स्रोत बढ़ेंगे। एक पर्यटन स्थल है हमारा गुच्चू पानी का, वो ग्रामीण क्षेत्र था, उसको भी नगर निगम में अब वो हमारे क्षेत्र में आ गया। लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड के प्रवासी लोग वापस तो लौट रहे हैं, मगर उनमें कोरोना की पुष्टि होने से प्रशासन की टेंशन बढ़ी हुई है। यही वजह है कि ऐसे सभी लोगों को क्वारंटीन करने के निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को मुंबई से ट्रेन से लौटे प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया है, साथ ही सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं। इतिहास के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि कल एक मुंबई से ट्रेन हमारे यहाँ रात में हरिद्वार पहुंची थी और उसके बाद जो देहरादून के लोग हैं उसके अंदर लगभग 70 के आसपास लोग थे जो देहरादून के थे। उन सभी लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन इस समय किया हुआ है और उन सभी के आज सैंपल लिए जा रहे हैं। वो सारे RT-PCR के सैंपल जब निगेटिव आ जाएंगे उसके बाद ही फिर उनको जो है उनके घरों के लिए छोड़ा जाएगा। पहले तो हम एक प्रक्रिया बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो ऐसे लोग जहां से जो रेड जोन या वेरी हाई रिस्क एरिया से आ रहे हैं उन सभी को हम टेस्ट करके ही फिर आगे की ओर भेजें। बेंगलुरु से 1100 प्रवासी लोगों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन लालकुआं पहुंची। इस ट्रेन से 1100 प्रवासी लोग देवभूमि आए हैं। इन्हें मेडिकल जांच के बाद होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो बेंगलुरु से 1100 प्रवासी लोगों को लेकर यह ट्रेन लालकुआं पहुंची। अब इन्हें होम क्वारंटीन होने के निर्देश दिए गए हैं। काशीपुर क्षेत्र में रह रहे पश्चिमी बंगाल के 283 मजदूर अपने घर नहीं जा सके। चक्रवाती तूफान के चलते इन्हें हरिद्वार से ही वापस भेज दिया गया। इन मजदूरों को 17 मई को बसों से हरिद्वार भेजा गया था। इन्हें ट्रेन से पश्चिम बंगाल भेजा जाना था, मगर पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के चलते सभी को हरिद्वार से वापस भेज दिया गया। 283 लोग काशीपुर क्षेत्र से भेजे गए थे, वो लोग वापस आए हैं। बंगाल में आए साइक्लोन के कारण उनकी ट्रेन वहाँ नहीं जा पाई, जिसके कारण ये लोग भी वापस क्षेत्र में आए हैं। इनको इनके घर भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है और जिन लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी उनकी व्यवस्था हम रिलीफ सेंटर में करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में उड़ानों को अब दोबारा शुरू करने के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। एयरपोर्ट प्रशासन को केंद्र की ओर से सिर्फ अनुमति का इंतजार है। इसी को लेकर नागरिक उड्डयन सचिव ने एयरपोर्ट के निदेशक से उड़ानों के बारे में जानकारी ली। 25 मई से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। सरकार के गृह मंत्रालय से यह परमिशन दी गई है कि 25 मई से हमारे यहाँ पर हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएंगी, डोमेस्टिक हवाई सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इस संदर्भ में मेरी यहाँ पर जॉली ग्रांट के डायरेक्टर से बात हुई थी और भारत सरकार के भी जॉइंट सेक्रेटरी के यहाँ से अब ये गाइडलाइन जारी हुई है। इस गाइडलाइन में मुख्यतः ये बताया गया हुआ है कि कोई भी अगर यात्री चलता है तो वो टिकट बुक कैसे करेगा, वो जब अभी एयरपोर्ट में जब आएगा तो उसको एंट्री किस तरह से मिलेगी। लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद देहरादून में सिटी बसों के संचालन की इजाजत तो दी गई है, मगर बस संचालक इससे सहमत नहीं है। बस संचालकों का कहना है कि 50% सवारियों पर बस संचालित करने में उन्हें काफी घाटा होगा। इससे तो अच्छा बसें खड़ी रखने में भलाई है। उधर बस संचालकों ने सरकार से 1 साल का टैक्स माफ करने की भी मांग की है। जिस तरह से सरकार 50% सोशल डिस्टेंसिंग की अगर मान लो सिटी बसों में बात कर रही है, तो हम उसे बसों को हम इसलिए नहीं चला पाएंगे क्योंकि 50% में तो हमारा जो है बहुत सूक्ष्म किराया होता है। सबसे हमारा कम किराया 7 रुपये। तो अगर हमारी 10-12 सवारी बैठी तो हम 100 रुपये भी हमारी सवारी अगर हमारी सिटी बसों में नहीं बैठेगी तो हम कहाँ पर इसको चला पाएंगे। सांसद तीरथ सिंह रावत कोटद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज की तारीफ की। तीरथ सिंह ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड के छोटे उद्योगों को इससे काफी फायदा होगा।
पत्रकार जगत ने, मीडिया ने जिस तरह पूरी तरह बढ़ चढ़ कर का साथ दिया, सहयोग किया है, जैसे डॉक्टरों ने और पुलिस प्रशासन ने, सफाई कर्मचारियों ने, सभी लोगों ने, तो मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो पहली बात तो कि मीडिया को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह से उनको भी आर्थिक दृष्टि से कमजोरी आई है उसमें, उस और भी जैसे अन्य लोगों के बारे में, उद्यमियों के बारे में और सोचा गया है, टैक्स फ्री किया गया है, तो निश्चित है कि हम संज्ञान में लाएंगे। आम आदमी में कोरोना का खौफ ऐसा है कि मौत के बाद इंसान की अर्थी तक को अपने कंधा देने नहीं आ रहे हैं। कोटद्वार में होम क्वारंटीन के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। जांच में पता चला कि उसे कोरोना नहीं, अस्थमा की शिकायत थी, जिससे उसकी जान गई। लेकिन युवक के परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करने तक नहीं आए। कोरोना के खौफ की वजह से उन्होंने आने से इनकार कर दिया। ऐसे में पुलिस कर्मियों ने ही इस युवक का अंतिम संस्कार किया। एक व्यक्ति 31 साल का नौजवान अपने घर बिरों खा लाया था। अचानक 18 तारीख को इसकी जब तबीयत खराब हुई तो एम्बुलेंस में इसकी डेथ हो गई और एम्बुलेंस में अकेला एम्बुलेंस चालक इसको लेकर कोटद्वार आया। कोई भी परिजन इसका साथ में नहीं आया क्योंकि संदेहास्पद कोरोना वायरस के चलते कोई भी उसकी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा रहा था। ऐसी स्थिति में हमने फॉर्मेलिटीज़ करी। उसका पंचनामा वगैरह करवाने के बाद हमारे पुलिस कांस्टेबल ने और हमारे पर्यावरण मित्रों ने ही उसके पुत्र, पिता और भाई का साथ की तरह उसका अंतिम संस्कार किया। रुड़की के खेड़ा जट गांव में 13 मई को अगवा किए गए बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गन्ने के खेत से बच्चे का शव बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि रंजिश के चलते पहले तो 9 साल के बच्चे का अपहरण किया गया और फिरौती की रकम ना मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना का काम चल रहा है, जिसके लिए पार्क में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि कॉर्बेट में बाघों की संख्या 250 के पार हो सकती है। रामनगर का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर का एक कुदरती ठिकाना है। कॉर्बेट पार्क में एक बार फिर से बाघों की गिनती का काम चल रहा है। फेज 4 मॉनिटरिंग के लिए टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं ताकि बाघों की संख्या का पता चल सके। फेज 4 मॉनिटरिंग का काम होता है जिसमें हम कैमरा ट्रैप के माध्यम से, जो कैमरा ट्रैप में फोटो ट्रैप होते हैं टाइगर्स के, उसके माध्यम से मिनिमम नंबर टाइगर के ट्रेन करते हैं। लास्ट टाइगर जो काउंट हुई थी फेज 4 की, उसमें 208 मिनिमम टाइगर जो है कैमरा ट्रैप में कैद हुए थे। अभी इस साल भी फेज 4 टाइगर एस्टिमेशन का काम अभी कंप्लीट कर लिया गया है। बाघों की गिनती का काम हर चौथे साल किया जाता है। 2006 की गणना के मुताबिक कॉर्बेट में 137 बाघ थे, जबकि 2010 में कॉर्बेट में 174 बाघ पाए गए। 2015 में कॉर्बेट में बाघों की संख्या बढ़कर 215 पहुंच गई। बहुत उत्साहजनक परिणाम पिछली गणना में भी मिले थे और इस बार हमें उम्मीद है कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। कॉर्बेट में जो घनत्व के हिसाब से हम देखें तो बहुत अच्छा घनत्व है। लगभग 250 के करीब टाइगर यहाँ पर काउंट किए गए थे। तो अब जो चौथी फेज की गणना है उसमें इनकी संभावना है कि ये लगभग 300 तक पहुँच सकता है। पिछले कुछ सालों से कॉर्बेट में बाघों को संरक्षण दिया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि यहाँ पर बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। हालांकि जानकार मानते हैं कि कॉर्बेट में बाघों की टेरिटरी कम हो रही है, जो आने वाले समय में बाघों के बीच टकराव का कारण बन सकते हैं। रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।